नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप जान रहे थे भूगोल के बारे में, जो सीरीज अब समाप्त हो गया है। नेक्स्ट सीरीज आप देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड सारे चीज हम जानेंगे, यानी कि बिहार की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बिहार की अर्थव्यवस्था किस तरीके से है, उसके सभी फैक्टों को, सभी पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे पहला जो कृषि का जो है कि क्षेत्र आता है, अर्थव्यवस्था के रूप में बात करें तो जो कृषि का जो क्षेत्र आता है उसके बारे में जानेंगे। बिहार एक मैदानी राज्य होने के कारण बिहार का लगभग 96% यानी 96% भूभाग जो है मैदानी है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। ध्यान रखेंगे, यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र है कैसा, तो मैदानी क्षेत्र है। बिहार का जो क्षेत्र है कैसा है, तो मैदानी क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पर देखेंगे तो जलोढ़ मृदा की जो है समृद्ध है। यह जो मैदानी क्षेत्र है किस तरीके से है, तो उपजाऊ जलोढ़ मृदा से जो है कि समृद्ध है, मतलब पर्याप्त है यहाँ पर इस तरीके के मिट्टी। तो यहाँ पर इस तरीके से है जो मिट्टी, तो उससे उपजाऊ जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ है। इस वजह से यहाँ पर 96% जो भाग है मैदानी भूभाग, वहां पर कृषि से ही आश्रित होते हैं लोग, और कृषि से ही आश्रित होते ही अर्थव्यवस्था बिहार की। यहाँ पर बात करें तो जलोढ़ मृदा, सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार की कृषि प्रधान राज्य बनाता है। ध्यान रखेंगे, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य दर्शाता है, कृषि प्रधान राज्य होता है। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो देख सकते हैं बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित होते हैं। बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित होते हैं, यानी कृषि से संबंधित जो भी क्षेत्र है उन पर आश्रित होते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। मैं एक बताना चाहूंगा एक बात, कि अगर आप हमारे इस सीरीज फुल सीरीज को देखना चाहते हैं, बिहार तथ्य संग्रह के फुल सीरीज को देखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप फुल सीरीज को देख सकते हैं। वहां पर हमने भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास और बिहार के सामान्य परिचय, इन सभी कंसेप्ट से लेकर के वीडियो बन चुका है। लगभग 10-11 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लगभग आधे एक घंटे का सारे वीडियो है। उसको जाकर के आप जरूर चेकआउट करिएगा, देखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 के अनुसार बात करें तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों की बिहार में सहवर्ती क्षेत्रों का बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जैसे कि जीएसडीपी में 19.2% का योगदान है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट देखेंगे तो देख सकते हैं बिहार के कुल भूभाग एवं कृषि क्षेत्र के बारे में। तो बिहार के कुल भूभाग और कृषि क्षेत्र की बात करें तो शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करें तो 54.2% है, और कुल जो है अकृषि भूमि की बात करें, यानी मतलब कृषि रूप से जो भूमि नहीं है उसकी बात करें तो देख सकते हैं 45.8% जो भूमि है उस पर जो है कि अकृषि भूमि है, इस पर जो है कि कृषि नहीं होते, यानी कि फसल नहीं उपजाए जाते। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि सकल फसल क्षेत्र की बात करते हैं तो बिहार के सकल फसल क्षेत्र की बात करें तो 72.97 लाख हेक्टेयर को देखा जा सकता है। उसके बाद बात करें तो यह शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करें तो 50.77 लाख हेक्टेयर को देखेंगे। कृषि सिंचाई क्षेत्र की बात करें तो 54.35 लाख हेक्टेयर को देखेंगे। फसल सघनता की बात करें तो 144% आपको देखने को मिलेगा फसल सघनता। उसके बाद देखें, अगला फैक्ट देखेंगे तो बिहार में फसल उत्पाद के प्रकार क्या क्या हैं। बिहार में फसल उत्पाद के प्रकार क्या क्या है, तो बिहार में फसल उत्पाद के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आता है रबी, उसके बाद खरीफ, उसके बाद जायद। अब देखेंगे आगे आगे किस तरीके से फसल आता है, तो इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ये 3 तरीके के फसल जो है कि हमारे बिहार में उपजाए जाते हैं। इसमें रबी फसल की बात करें तो यह अक्टूबर से लेकर के नवंबर माह में बोई जाती है तथा मार्च से लेकर के अप्रैल माह तक इसे काट ली जाती है।
और जिसमें कि आप देखेंगे जैसे में कि गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों, मटर, आलू, जौ, इस प्रकार के जो फसल है इसे हम आप कहेंगे, क्या कहेंगे, तो रबी फसल कहेंगे। उत्पाद के बारे में जाने तो ये कह सकते हैं खरीफ फसल के बारे में जाने यहाँ से, तो खरीफ फसल क्या है, कैसे उपजाया जाता है, कहाँ उपजाया जाता है, तो यह जो है कि जून से लेकर के जुलाई महीने के बीच में बोई जाती है तथा नवंबर से लेकर के दिसंबर माह तक इन्हें काट लिया जाता है। तो ये फसल क्या कहलाता है, तो खरीफ फसल कहलाता है। इसकी बात करें तो इसमें धान हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मक्का, अरहर, इस तरीके के जो फसल होते हैं यह फसल क्या कहलाते हैं, तो खरीफ फसल कहलाते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। अब जायद फसल की बात करें, जायद फसल की बात करें तो यह रबी एवं खरीफ फसल के बीच में होता है। यह रबी एवं खरीफ फसल के जो है कि बीच में जो 2-3 महीने का जो समय होता है, जैसे कि अभी जो समय चल रहा है इसी समय में इसको बोई जाती है और अप्रैल मई में जो देख सकते हैं, अप्रैल और मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काट लिए जाते हैं। तो ये इस तरीके के जो फसल होते हैं ये क्या होते हैं, तो जायद फसल होते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जैसे मक्का हो गया, जूट, महुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, बोलिया, इस तरीके के जो पत्तेदार सब्जियां होती है वो सारे के सारे जो मेन तौर पे आप समझे तो जो सब्जियां होती है और जो फ्रूट्स होते हैं जो बिहार में उपजाए जाते हैं, तो वो सारे जो फ्रूट्स एवं सब्जियां जो होती है वेजिटेबल, वो सारे के सारे जायद फसल के अंतर्गत आते हैं बिहार में। अब देखेंगे बिहार का जो जायद फसल होता है अप्रैल महीने में जो बोया जाता है, अप्रैल मई में, और जून जुलाई में काट लिया जाता है। उसके बाद बात करें तो बिहार में सर्वाधिक उपजाए जाने वाली जो फसल है उसकी बात करें तो यह धान होता है और दूसरी फसल के रूप में होता है गेहूं, इसको भी ध्यान रखेंगे। और प्रमुख फसल जिसके की उत्पादक एवं उत्पादकता वाले जिले की बात करते हैं, यहाँ पर जो कौन कौन से फसल है किस डिस्ट्रिक्ट में अधिकतर उपजाए जाते हैं सर्वाधिक रूप से, तो यहाँ देखेंगे चावल की बात करें तो चावल बिहार में देखेंगे तो रोहतास जिले में सबसे अधिक उपजाए जाते हैं। उसके बाद सर्वाधिक उत्पादकता वाले जो जिले हैं चावल से, तो वो पश्चिमी चंपारण है, देख सकते हैं सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हैं और ये सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद गेहूं की बात करें तो रोहतास में आप देखेंगे फिर से गेहूं उत्पादन करने वाले हैं। उसके बाद उत्पादकता के बारे में जाने तो बेगूसराय में। उसके बाद देख सकते हैं मक्का के बारे में बात करें तो कटिहार में देखेंगे तो मक्का आपका सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है। और सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो जिला है वह देख सकते हैं गेहूं के रिलेटेड तो अररिया है। दलहन के रूप में देखें तो पटना है इसका सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला, और जहानाबाद में यह जिला यानी कि उत्पादकता के क्षेत्र में देखें तो यह जहानाबाद में देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फसल है, जैसे में केला हो गया, जिसमें केला का जो मतलब फसल उपजाने की जो क्षमता है वो देख सकते हैं 19.8 लाख टन होता है। उसके बाद बात करें आम है, आम में देखें तो 15.5 लाख टन होता है। अमरूद की बात करें तो 4.3 लाख टन होता है। ये उत्पादन की दृष्टि से बिहार में प्रमुख रूप से फसल कितने प्रकार के होते, कितने हैं तो देख सकते हैं 3 है। 3 फसल कौन कौन से हैं, केला है, आम है और अमरूद है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है बिहार से रिलेटेड, जिसमें कि बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन के रूप में आप जानते हैं मुजफ्फरपुर को। यहाँ पर बिहार के कुल उत्पादन का लगभग 48% जो लीची है यही मुजफ्फरपुर से आता है। उसके बाद बात करें तो बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड है, जो कि बिहार के कुल गन्ना उत्पादन का देखेंगे तो 53% यहाँ से उत्पन्न होता है पश्चिमी चंपारण से। उसके बाद देखेंगे तो बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन किशनगंज से आता है, यानी कि चाय जो चाय पत्ती होती है उसका उत्पादन सबसे अधिक देखेंगे तो किशनगंज से रिलेटेड है। उसके बाद देखें तो बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया से होता है। जूट का उत्पादन जिससे रस्सी वगैरह और बोरा जिसको बोलते हैं, जूट का जो बोरा होता है, रस्सी होता है, उसका जो निर्माण किया जाता है, तो ये सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया से किया जाता है। उसके बाद देखेंगे तो बिहार में 2020 से 2021 में कुल खाद्यान्न उत्पादन देखेंगे तो 17.952 लाख टन अनुमानित था। इसके बाद देखें तो बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में कृषि से सहवर्ती क्षेत्रों में 2016-17 से लेकर के 2020-21 के दौरान आप देखेंगे तो 2.1% की दर से वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखेंगे तो बिहार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 6.6% उत्पादन करता है। उसके बाद बात करें तो यह वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ध्यान रखेंगे वर्ष 2012 से लेकर के अब तक ये देखेंगे तो 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2011-12 में
देखेंगे तो चावल के लिए इसे कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया था। 2012-13 में गेहूं के लिए, 2015-16 के लिए, 2015-16 में देखेंगे तो मक्का के लिए, 2016-17 में देखें तो मक्का के लिए फिर से, उसके बाद 2017-18 में देखें तो फिर से गेहूं के लिए। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बिहार में कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए को लेकर के। तो ये 17-18 में देखेंगे तो बिहार में किसी का जो कर्मण पुरस्कार था वह गेहूं के लिए था। उसके बाद देखें तो बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे प्रथम है कि कृषि रोड मैप 2008 से 12, द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 17 और तृतीय कृषि रोड मैप जो है कि 17 से लेकर के 22 तक था। और तीसरे कृषि रोड मैप एवं कार्यकाल एवं बढ़ाकर कब तक कर दिया गया तो 2023 तक कर दिया गया। तो इसको ध्यान रखेंगे, जो तृतीय कृषि रोड मैप का जो कार्यकाल था उसको बढ़ाकर कब तक कर दिया गया तो 2023 से 2023 तक बढ़ाकर कर दिया गया। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें कि राज्य सरकार द्वारा कृषि से जुड़े सभी विभागों को साथ लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष आप देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। इसको बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि कृषि रोड मैप, चौथे कृषि रोड मैप की बात करें तो चौथे कृषि रोड मैप को देखें तो इसकी तैयारी किया जा रहा है और इसका कार्यकाल आप देखेंगे तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 तक होगा। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूलन, कृषि एवं कृषि विविधीकरण, उसके बाद आदि के क्षेत्र पर जो है कि विशेष बल दिया जाएगा। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे तो सिंचाई क्षेत्र बिहार में किस तरीके से है, जो बिहार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो यहाँ बात करेंगे सिंचाई, देखेंगे तो बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर, नलकूप, पाइन, उसके बाद तालाब एवं कुआं। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 64% हिस्सा नलकूपों द्वारा सिंचित होता है। सिंचाई की बात करें तो बिहार में सिंचाई किस तरीके से होता है तो 64% जो हिस्सा है वह नलकूपों के माध्यम से होता है बिहार में सिंचाई करने की बात। और प्रमुख साधन के रूप में देखेंगे तो नहर है, नलकूप है, पाइन है, उसके बाद तालाब, कुआं, इस तरीके से हैं जो प्रमुख साधन है सिंचाई करने के बिहार में। अब पशुपालन की बात करें तो पशुपालन किस तरीके के हैं बिहार में तो कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का प्रमुख एक साधन के रूप में देखा जाता है। उसके बाद बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आप देखें तो 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या की बात करें तो 365.4 लाख थी। इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें तो वर्ष 2016 से लेकर के 17 में और 2020 से लेकर के 21 के मध्य पशुधन में बिहार में लगभग कितने प्रतिशत विस्तार हुआ था तो 10% की जो है कि वृद्धि देखी गई है। उसके बाद देखें तो वर्ष 2020 से लेकर के 2021 के पशुधन उत्पादन की बात करें तो पशुधन उत्पादन की स्थिति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन में देखेंगे तो 115.01 लाख टन है। उसके बाद अंडा उत्पादन में देखेंगे 301.32 करोड़ है। उसके बाद देखेंगे मछली उत्पादन में 6.83 लाख टन, मांस के उत्पादन में 3.85 लाख टन। ये सारे जो है कि पशुधन से उत्पादित होने वाले स्थिति के बारे में हमें जानने को मिला। अब देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर बिहार में पशुओं की संख्या, प्रतिशत एवं अग्रणी जिले कौन कौन से हैं तो गाय एवं बैल के क्षेत्र में देखेंगे तो 154 लाख टन के साथ देखेंगे तो पूर्णिया 1 नंबर पे आता है, जिसमें कि 42.1% आपको देखने को मिलेंगे इस सारे पशु। अब देखेंगे भैंस के क्षेत्र में देखेंगे तो 77.20 लाख यानी 77.20 लाख जो है कि भैंस आपको देखने को मिलेंगे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो प्रतिशत पूरे बिहार के क्षेत्र में, बिहार के संदर्भ में देखें तो 21.2% देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करें तो बकरी के क्षेत्र में देखें तो बकरी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 128.2 लाख बकरियां हैं, जो कि अररिया जिले में सबसे अधिक देखने को मिलेंगे। पूरे बिहार के क्षेत्र में देखें तो 35.1% है। मुर्गी एवं बत्तख की बात करें तो 165.3 लाख जो है कि कटिहार में देखने को मिलेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक है यहाँ पर। खनिज के क्षेत्र में आप जानेंगे तो खनिज के क्षेत्र में जानते हैं कि कितने कौन कौन से खनिज जो है कि बिहार में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी के भूपर्पटी तथा भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं तो भूपर्पटी एवं भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं तो खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, रासायनिक गुण के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया, पहला तो धात्विक एवं दूसरा अधात्विक गुण से।
आगे देखेंगे तो कंसेप्ट निकल के आता है यहाँ से कि बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, बिहार से झारखंड जब अलग हो गया, उसके विभाजन के पूर्व की बात करें तो देश का लगभग 25% जो खनिज था वह बिहार में पाया जाता था। यह मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाए जाते थे। विभाजन के पश्चात की बात करें तो विभाजन के पश्चात खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% शेष रह गई बिहार में, बाद बाकी सारे के सारे जो है कि आपका झारखंड में चला गया। उसके बाद देखेंगे वर्तमान बिहार में बात करें तो वर्तमान बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्यक्रम की चट्टान से खनिज पाए जाते हैं। वर्तमान में बात करें तो कहाँ से जो खनिज पाए जाते हैं तो धारवाड़ एवं विंध्यक्रम की जो चट्टान है, जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में इस तरीके से दक्षिण क्षेत्र में आपको पाए जाते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, जो दक्षिण क्षेत्र में जो भी पठार है बिहार के दक्षिणी सीमा पर, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे जो है कि किस तरीके से खनिज आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें तो बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज की बात करें तो चूना पत्थर है, पाइराइट है, अभ्रक है, मैग्नीज है, चीनी मिट्टी, क्वार्टज और बॉक्साइट। ये सारे जो खनिज हैं ये आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। अब देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन जो खनिज है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें कि चूना पत्थर की जब हम बात करते हैं तो चूना पत्थर हमें रोहतास की पहाड़ी और कैमूर की जो पहाड़ी है वहां पर देखने को मिलते हैं। इसकी विशेषता की बात करें तो सीमेंट उद्योग यानी कि चूना पत्थर का उपयोग कहाँ किया जाता है तो सीमेंट के उद्योग एवं प्रमुख कच्चा माल में होता है। रोहतास एवं सीमेंट कारखाना स्थापित करने में होता है। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है, उसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो कच्चा माल है सीमेंट को उत्पादन करने के लिए, इसलिए यहाँ पर भी सीमेंट का कारखाना भी उपस्थित होगा। इसके बाद बात करें तो चीनी उद्योग एवं शुद्धिकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका तो चूना पत्थर का। उसके बाद बात करें तो इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी होता है यह, कौन सा तो चूना पत्थर जो होता है इस्पात के जो उद्योग होते हैं, जो लोहा बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करें तो पाइराइट की बात करते हैं। पाइराइट भी आपको रोहतास और आमझोर एवं बंजारी के क्षेत्र में देखने को मिलता है। रोहतास के आमझोर एवं बंजारी के क्षेत्र में पाइराइट देखने को मिलता है। यह भारत के लगभग कुल भंडार का 95% जो है कि बिहार में देखने को मिलता है पाइराइट, इसको भी ध्यान रखेंगे। यह गंधक का प्रमुख स्रोत होता है, यानी गंधक जो होता है, सल्फर जो होता है उसका जो है कि प्रमुख स्रोत होता है। और इसका उपयोग आप देखेंगे तो उर्वरक उद्योग में किया जाता है, यानी खाद बनाने के लिए जो खेत में हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। कागज उद्योग में देखने को मिलेंगे। पेट्रोलियम शोधन में इसका उपयोग किया जाता है, किसका तो पाइराइट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करें तो अभ्रक की बात करें तो यह अभ्रक आपको देखने को मिलेंगे नवादा, गया, जमुई, मुंगेर में आपको देखने को मिलते हैं अभ्रक। अब यहाँ पर देखें इसकी विशेषता के रूप में तो विश्व के सबसे उच्च कोटि के जो अभ्रक होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं तो बिहार में ही पाए जाते हैं। और अभ्रक का उपयोग आप जानेंगे तो अभ्रक का उपयोग जो वायुयान होता है उस पर परत चढ़ाने के लिए, उस पर लेप चढ़ाने के लिए बनाया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करें तो अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में किया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, अभ्रक जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। उसके बाद देखते हैं चीनी मिट्टी की बात करें। चीनी मिट्टी आप देखेंगे तो भागलपुर, बांका, मुंगेर में आपको देखने को मिलेगा चीनी मिट्टी। और इसका देखेंगे विशेषता के बारे में जानेंगे तो इसके उपयोग जो है कि बर्तन बनाने में, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में, और देखेंगे तो इसके अतिरिक्त जो है कि वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका तो चीनी मिट्टी का। और यह कहाँ पाए जाते हैं तो भागलपुर, मुंगेर और बांका में पाए जाते हैं। क्वार्टाइज की बात करें तो देख सकते हैं यह मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी तथा जमुई, गया में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे मुंगेर में जो है कि खड़गपुर की पहाड़ी में पाए जाते हैं और जमुई और गया 3 जगह पाए जाते हैं। मुंगेर, जमुई और गया में पाए जाते हैं। इसकी बात करें तो इसका उपयोग आप देखेंगे तो भवन निर्माण सामग्री के रूप में इसका उपयोग किया जाता है क्वार्टाइज का मुख्य रूप से। एक प्रकार का पत्थर होता है यह। उसके बाद देखेंगे तो बॉक्साइट की बात करें। बॉक्साइट की देखेंगे तो यह मुंगेर एवं खड़गपुर की पहाड़ियां में आपको देखने को मिलेंगे बॉक्साइट है। उसके बाद देखें तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है और एल्युमिनियम का जो उपयोग होता है वो बृहत रूप से होता है। तो इसका जो उपयोग बृहत रूप से होता है और इसका जो है कि मेन जो अयस्क है जिससे एल्युमिनियम बनाए जाते हैं वह बॉक्साइट अयस्क है और यह बिहार में पाए जाते हैं। कहाँ पर तो मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी में पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे तो देख सकते हैं सोना के बारे में जानेंगे। सोना कहाँ पर मिलता है बिहार में तो सोना आप देखेंगे तो जमुई,
के करमटिया, जो करमटिया क्षेत्र है वहां पर, जमुई के करमटिया क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। मुंगेर में, पश्चिमी चंपारण में सोना के जो खान है वो देखने को मिलते हैं। सोना एक बहुमूल्य धातु है, सभी लोग जानते होंगे, और बिहार के जमुई में सोना के विशाल भंडार प्राप्त पता लगाया गया। तो इसको ध्यान रखेंगे, जो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में जो है किसी सोना का जो है कि बहुत बड़ा भंडार का पता चला है। उसके बाद बात करें सोरा की। सोरा को देखेंगे तो सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि में पाए जाते हैं। देखेंगे तो सारण सोरा जो है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण में पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें तो सोरा सोडियम एवं पोटासियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। सोरा किस तरीके से पाया जाता है, तो सोडियम और पोटासियम नाइट्रेट के रूप में पाए जाते हैं। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ जैसे कि बारूद बनाने में तथा पटाखा, कांच, इस्पात के उद्योग में आपको देखने को मिलेंगे। किसका उपयोग किया जाता है, तो सोरा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करें तो क्वार्टज की। क्वार्टज की बात करें तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा क्वार्टज, नवादा है, गया है, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे क्वार्टज। इसका उपयोग आप देखेंगे तो कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है क्वार्टज का उपयोग। उसके बाद बात करें तो यूरेनियम की बात करें। यूरेनियम गया एवं नवादा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, जो कि ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही बहुमूल्य जो धातु है वो है यूरेनियम। उसके बाद बात करें स्लेट की। स्लेट को देखेंगे तो मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे स्लेट। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। इसको भी ध्यान रखें, स्लेट का जो उपयोग किस तरीके से किया जाता है, सजावटी पत्थर में उपयोग किया जाता है। यह मुंगेर के क्षेत्र में पाए जाते हैं, खड़गपुर पहाड़ी में। मैग्नीज की बात करें तो यह गया एवं मुंगेर में पाए जाते हैं। इसका उपयोग देखेंगे तो मैग्नीज का उपयोग धातु के निर्माण कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में देखा जा सकता है। उसके बाद देखें तो एस्बेस्टस। एस्बेस्टस की बात करें तो यह मुंगेर में पाए जाते हैं। इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे जो है बने कपड़े फायर फाइटर को बनाए जाते हैं, पहनते हैं या फिर पहनाए जाते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, जो एस्बेस्टस में आग नहीं लगती है और जिसके कारण जो है यह फायर फाइटर जो है इसके बने कपड़े पहनते हैं। और इसको देखेंगे तो सोना, जो सुनार वगैरह होते हैं, इस पर जो है कि सोना के जो आभूषण होते हैं उसको रख करके उसको पिघलाते हैं और उसको जो है कि आभूषण में ढालते हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, जो सोनार वगैरह होते हैं वो भी जो है कि एस्बेस्टस का उपयोग करते हैं। यहाँ देखेंगे तो गैलेना की बात करें। गैलेना की बात करें तो बांका डिस्ट्रिक्ट में गैलेना पाए जाते हैं। इसका उपयोग आप देखेंगे तो परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखें तो पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम प्राचीन पश्चिमी चंपारण, पेट्रोलियम जो है कि पश्चिमी चंपारण में मिलते हैं और यह जो है कि ईंधन के रूप में हमें उपयोग में लाते हैं इसे। प्राकृतिक गैस की बात करें तो पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में देखने को मिलता है और ये भी प्राकृतिक गैस का भी उपयोग हम लोग ऊर्जा के रूप में करते हैं। तो ये जानकारी था कि कहाँ पर कौन जो तत्व है या फिर खनिज है वो पाए जाते हैं। यहाँ देखेंगे आगे फैक्ट है कि ऊर्जा के रूप में जान लेते हैं। ऊर्जा के रूप में क्या था, ऊर्जा के रूप में किस तरीके से है बिहार। तो बिहार राज्य में ऊर्जा का उत्पादन आप देखेंगे 2020 और 21 में 64.22 मेगावाट रहा था। इसके बाद बात करें तो बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग का जो वर्ष देखें, वर्ष 2020 से लेकर के 21 में देखें तो 350 किलोवाट घंटा यानी कि 350 किलोवाट घंटा रहा था। यानी जो प्रति व्यक्ति विद्युत का जो उपयोग करने की जो क्षमता है वो कितनी है, देख सकते हैं 350 किलोवाट घंटा था। उसके बाद बात करें तो बिहार राज्य में वर्ष 2020 से लेकर के 21 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक बिजली खपत वाले जो जिले हैं वो पटना सबसे 1 नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे गया और तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर है। उसके बाद देखेंगे जो कंसेप्ट के तौर पे तो देखेंगे बिहार में बिजली वितरण के लिए 2 कंपनियां कार्यरत है, जिसमें कि उत्तर बिहार विद्युत निवारण वितरण कंपनी लिमिटेड, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दूसरा है दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। ये 2 जो है कि कंपनी है बिहार में विद्युत से लेकर के। उसके बाद देखें तो यहाँ पर देखने को मिलता है बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील है। यहाँ की बिहार में जो है कि ऊर्जा के 3 अभिकरण जो कार्यशील है, जिसमें कि देखेंगे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और बिहार राज्य जल विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड। तो ये 3 है और तीसरा आप देख सकते हैं बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। तो ये जो ब्रेडा है और BHSPC है और BSEB है। तो ये सारे जो है 3 जो है कि 3 क्षेत्र से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है बिहार में। उसके बाद बात करें तो बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजना चालू है। यानी कि बिहार में कितने जल विद्युत परियोजना चालू हैं, तो 13 जल विद्युत परियोजना चालू हैं, जिनसे जो है कि
54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। इसको ध्यान रखेंगे। जो जल विद्युत परियोजना है वह कितने हैं, तो 13 हैं। इसके तहत जो है कि 54.3 मेगावाट जो बिजली है उसका उत्पादन होता है। अब जल विद्युत परियोजना की बात करें तो कौन कौन से जल विद्युत परियोजना कहाँ कहाँ अवस्थित है और कितने ऊर्जा उत्पादन करती है, इसकी भी बात देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी गंडक नहर पर आप देखेंगे, पूर्वी गंडक नहर पर जो है कि विद्युत का उत्पादन होता है 15 मेगावाट का, जो कि पश्चिमी चंपारण में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें तो सोन पश्चिमी नहर पर आप देखेंगे तो रोहतास जिले में अवस्थित है। यहाँ पर 6.6 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन होता है। उसके बाद सोन पूर्वी नहर की बात करें तो औरंगाबाद में अवस्थित है यह, और यहाँ से आप देखेंगे तो 3.3 विद्युत मेगावाट की जो है ऊर्जा उत्पादन होता है। कोसी जल विद्युत की बात करें तो सुपौल में अवस्थित है, और यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा 19.2 मेगावाट की जो बिजली है उस उत्पादन किया जाता है। अगनूर लघु जल विद्युत की बात करें तो यह अरवल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर 1 मेगावाट। उसके बाद ढेलबाग लघु जल विद्युत की बात करें तो रोहतास में है, यहाँ पर भी 1 है। और उसके बाद नासरीगंज जल लघु विद्युत जो है जल विद्युत है, उसके बाद देखें तो यहाँ रोहतास में अवस्थित है, या 1 मेगावाट के साथ। उसके बाद त्रिवेणी नहर पर देखेंगे जो पश्चिमी चंपारण में है, यहाँ पर 3 मेगावाट है। और उसके बाद देख सकते हैं जयनगरा लघु जल विद्युत, यह रोहतास में अवस्थित है, यहाँ से 1 है। शेरावरी लघु जल विद्युत रोहतास में ही है, वहां से भी 1 मेगावाट है। सिरखंडी लघु जल विद्युत, यह भी रोहतास में है, यहाँ पर 0.7 मेगावाट है। और अरवल लघु जल विद्युत की देखें तो अरवल से में डिस्ट्रिक्ट में है, और बेलासार जल लघु विद्युत जो है यह भी जो है कि यहाँ अरवल में ही स्थित है। यहाँ से भी आपको देखने को मिला 1 मेगावाट, और यहाँ अरवल से देखेंगे अरवल लघु जल विद्युत से आपको 0.5 मेगावाट विद्युत के उत्पादन आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखेंगे बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण बेडा बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के विकास के लिए उत्तरदायी है। यानी नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं बेडा। उसके बाद बात करें तो बिहार में प्रमुख ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो बिहार में ताप विद्युत केंद्र की बात करते हैं तो देखें तो यह बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र के बारे में जानते होंगे आप, जो कि पटना बाढ़ में जिले में स्थित है। पटना जिले के जो बाढ़ जगह है वहां पर स्थित है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो यह बेगूसराय बरौनी में अवस्थित है। बक्सर ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो बक्सर में अवस्थित है, चौसा में। उसके बाद कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की बात करें तो यह मुजफ्फरपुर कांटी में अवस्थित है। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो यह बांका डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। और नवीनगर ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो यह औरंगाबाद में अवस्थित है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे आगे बढ़ते क्रम में, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें कि बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र की बात करें तो बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र की बात करें तो नवादा के रजौली में लगाने की योजना है। इसको ध्यान रखेंगे। बिहार में परमाणु जो संयंत्र है, परमाणु विद्युत संयंत्र है, वह किस जिले में लगेंगे तो नवादा के रजौली जो जगह है वहां पर लगेंगे। इसको ध्यान रखेंगे। बिहार सरकार के 7 निश्चय 1 यानी 7 निश्चय का जो 7 निश्चय 0.01 था, यानी पहला जो 7 निश्चय जो कार्यक्रम था उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो इसका लक्ष्य आप देखेंगे, लक्ष्य में 1 लक्ष्य हर घर बिजली लगातार, ये सारा लक्ष्य था इसका, जो है कि 7 निश्चय फर्स्ट में इसके तरीके के लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए थे, जो कि लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इसको भी ध्यान रखेंगे, इसके जो है कि लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे उद्योग के बारे में, बिहार से रिलेटेड जो भी उद्योग है उनकी अर्थव्यवस्था किस तरीके से है बिहार को संदर्भित में, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगले वीडियो में इसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहाँ तक रखेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहाँ तक रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।